हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 का ये पेपर राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? टोंक में श्री कल्याण जी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसके ऑप्शन सुनिए। राव सुरजनहाड़ा, राजा दिग्विजय, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजा दिग्विजय। दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध श्री कल्याण जी मंदिर का निर्माण राजा दिग्विजय द्वारा करवाया गया था, जिसे वर्तमान में डिग्गी कल्याण जी कहा जाता है। ये विष्णु जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर टोंक जिले के मालपुरा के समीप डिग्गी धाम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संवत 1584 में मेवाड़ के तत्कालीन शासक राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। प्रतिवर्ष श्रावण मास में यहाँ लक्खी मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे? ऑप्शन है भंवरलाल सर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, जमुनालाल बजाज, जीडी बिरला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी बताइए। हर लाइन में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमुनालाल बजाज तथा कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कपूरचंद पाटनी थे। ठीक है, यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1936-37 में सेठ जमुनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था और चिरंजीलाल मिश्रा को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेठ जमुनालाल बजाज द्वारा की गई थी। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्रीमती जानकी देवी बजाज को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन है नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक। अब देखिए दोस्तों, पूरी विस्तार से मैंने जानकारी प्रदान कर दी है। हर लाइन में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजोलिया किसान पंचायत, जिसको ऊपरमाल पंच बोर्ड भी कहा जाता है, इसका आयोजन 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। कई किताबों में, कई गाइडों में 1917 दे रखा है। ठीक है, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है और इनका मूल नाम भूप सिंह था। ठीक है, पथिक जी ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। पथिक जी ने 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका नाम नवीन राजस्थान रख दिया गया था। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? 1919 में वर्धा से, जबकि नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से 1920 में। और बाद में नवीन राजस्थान का नाम चेंज करके 1922-23 में क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान कर दिया गया था, जिसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था। दोस्तों, राजस्थान के सुप्रसिद्ध नेता अर्जुन लाल सेठी ने पथिक जी को राजस्थान का शेर कहकर के सम्मानित किया था। पथिक जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है व्हाट आर इंडियन स्टेट्स। व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, जिसमें देशी रियासतों के बारे में बताया गया है। फिर साधु सीताराम दास ने पथिक जी को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया था। विजय सिंह पथिक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मस्थली राजस्थान की धरती रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। समसभा, ब्रह्म समाज, ग्राम सभा, आत्मीय सभा। दोस्तों इसका सही उत्तर है समसभा। दोस्तों, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा जो सामाजिक धार्मिक संगठन स्थापित किया गया था, उसका नाम है समसभा। अब देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है।
गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में हुआ था। इन्हें भील जनजाति में जन जागृति फैलाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने और उन्हें संगठित करने के लिए गोविंद गुरु द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों में जागृति उत्पन्न करने और उन्हें संगठित करने के लिए गोविंद गुरु द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, भीलों में जागृति उत्पन्न करने तथा उन्हें संगठित करने के लिए गोविंद गुरु द्वारा 1883 में संप सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। प्रतिवर्ष की भांति 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का एक विराट सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिस पर कर्नल सटन के आदेश पर रियासत की सैनिक टुकड़ियों ने फायरिंग की, जिसमें हजारों भील आदिवासी मारे गए थे। इस घटना को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है तथा इसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पूरी जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? राजपूताना में 1922 में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, रिचर्ड वेलेस्ले, रॉबर्ट हॉलैंड और वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हॉलैंड। दोस्तों, 1922 में राजपूताना के एजीजी, ये एजीजी का फुल फॉर्म है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल के राजपूताना में प्रतिनिधि, ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्हीं के प्रयासों से 1922 में ठिकाने और किसानों के बीच सम्मानपूर्वक समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? ऑप्शन है अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान। दोस्तों, इसका सही उत्तर है थार का मरुस्थल। देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल से मैंने समझाया है। पलाया झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा द्वारा दो उपभागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवस्थित पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदानी भाग में कई खारे पानी के छिछले क्षेत्र हैं, जो कि खारे पानी की झीलों या पलाया झीलों के उदाहरण हैं, जैसे बापकरण, पोकरण आदि। जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें, जो प्रायः निम्न कागारों से घिरी रहती हैं, उन्हें खड़ीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बरखान, सम, रण या खड़ीन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बरखान। देखिए दोस्तों, राजस्थान के थार मरुस्थल के उपभाग रेतीला शुष्क मैदान को धरातलीय विविधता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश और नंबर 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश का एक विशिष्ट भू आकृतिक लक्षण है बालू का स्तूप। यह प्रदेश मोटी एवं विस्तृत पवनों द्वारा निक्षेपित मिट्टियों वाला प्रदेश है, जहां बड़ी संख्या में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप वायु अप्रदन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है, जो मार्च से जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में रहता है। दोस्तों, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के महत्वपूर्ण प्रकार हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की आकृति अर्धचंद्राकार होती है और इनका निर्माण पवन की दिशा के लंबवत होता है, याद रखना। परंतु इनके दोनों सिरे, जो कि सीप नहीं है दोस्तों, सींग है, सींग की भांति प्रतीत होते हैं, उनका विस्तार पवन के बहाव की दिशा में होता है। इन बालू का स्तूपों में पवनानुमुखी ढाल, पवन के सम्मुख ढाल सामान्य होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है।
इन बालुका स्तूपों की ऊंचाई 10 से 12 मीटर के मध्य सामान्यतः पाई जाती है। दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्रदान की है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार ऑप्शन है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक। दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। कि दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में मैंने पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। हर लाइन एक क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। यह हिमालय पर्वत एवं विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेरब्रह्म यानी पालनपुर से आरंभ होकर राजस्थान के मध्यवर्ती 16 जिलों में होती हुई दिल्ली तक विस्तृत है। दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह संपूर्ण राजस्थान के 9.3% भूभाग में विस्तृत है तथा यहाँ राज्य की जनसंख्या 10% निवास करती है। दोस्तों कई गाइडों में 9% भूभाग दिया हुआ है और 7% जनसंख्या दी गई है, लेकिन ज़्यादातर गाइडों में 9.3% भूभाग दिया गया है और 10% जनसंख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन है हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत। दोस्तों इसका सही उत्तर है अरावली पर्वत। देखिए दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में और भी जानकारी मैंने आगे प्रदान कर दी है। देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य में विकिरण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। याद रखना अच्छी तरह। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग उच्चतम चौड़ा है, जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। मतलब दक्षिण पश्चिमी भाग तो क्या है, चौड़ा है, और उत्तर पूर्व भाग में ये धीरे धीरे क्या होता है, कम चौड़ा होता जाता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में एक वर्षा विभाजक रेखा का कार्य करती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपजाऊपन इसी पर्वतमाला के कारण है। यह पर्वतमाला रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। तो देख लो दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में मैंने कितनी जानकारी प्रदान कर दी है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन सुनिए, माउंट आबू, बोराट का पठार, फलोदी, फतेहपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है माउंट आबू। अब देखिए दोस्तों हर लाइन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप देखिए खुद मान जाओगे आप। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जो सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। याद रखना चित्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर। फिर राजस्थान में जुलाई से अक्टूबर के महीने तक वर्षा ऋतु रहती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में होती है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन माहों में होती है, तो जुलाई अगस्त माह में होती है। फिर राजस्थान में होने वाली 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं, ठीक है, अरब सागरीय मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं यानी अरब सागरीय मानसून से होती है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे। ऑप्शन है कृषि विकास, वृक्षारोपण, जल संरक्षण या पशुधन। दोस्तों इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण से। देखिए दोस्तों हरित राजस्थान कार्यक्रम एक पंचवर्षीय योजना है, जिसका प्रारंभ 2009-10 से 2013-14 के दौरान किया गया था। 5 साल की एक योजना है, ठीक है। इस योजना का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 18 जून 2009 को शिक्षा संकुल परिसर जयपुर में पौधारोपण करके किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए जन जन के सहयोग से वृक्षारोपण करना है। इस योजना को नरेगा के सहयोग से क्रियान्वित किया
जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है फुलवारी की नाल, सीता माता, ताल छापर या नाहरगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ताल छापर अभ्यारण्य में। देखिए दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य के बारे में मैंने पूरी डिटेल इसमें बताई है। देखिए, कृष्ण मृग यानी काले हिरण राजस्थान में चूरू जिले में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हर लाइन में एक क्वेश्चन है। ताल छापर को 1962 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये अभ्यारण्य काले हिरणों व खूबसूरत पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आने शुरू होते हैं, जो मार्च के अंतिम सप्ताह तक रहते हैं। महाभारत काल में छापर गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी ग्रेलैंड गूज इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है और इसे जूलॉजिकल भाषा में अंसर के नाम से जाना जाता है। अच्छी तरह याद रखना, अंसर ये पक्षी का नाम है जूलॉजिकल भाषा में, जिसको ग्रेलैंड गूंज कहते हैं और ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे? सेवण शब्द का संबंध किससे? ऑप्शन है घास, फसल, वृक्ष या झाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घास। देखिए दोस्तों, सेवण घास के बारे में पूरी जानकारी मैंने प्रदान की है। सेवण घास का वानस्पतिक नाम लस्यूरुस सिडिकुस है। लस्यूरुस सिडिकुस। सेवण घास राजस्थान में जैसलमेर के लाठीसिरी क्षेत्र में उगती है। सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। कहाँ पर? लाठीसिरी क्षेत्र में। और लाठीसिरी क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, जैसलमेर से पोकरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे भूभाग की चौड़ी पट्टी को लाठीसिरी क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की 19वीं पशु गणना कब की गई थी? राजस्थान की 19वीं पशु गणना कब की गई थी? ऑप्शन है 2011 में, 2012 में, 2015 में, 2014 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2012 में। अब देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान की 19वीं पशु गणना 2012 में की गई थी, जिसके अनुसार राजस्थान में कुल 5,77,00,000 पशु संपदा थी। ठीक है। राजस्थान में पशु गणना अजमेर राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। लेकिन राजस्थान की 20वीं पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। ये अच्छी तरह याद रखना। जनरली तो पशु गणना कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर। लेकिन इस बार की 20वीं जो पशु गणना है वो किसके द्वारा की गई है? राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। फिर राजस्थान में 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी, जिसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे। 20वीं पशु गणना राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना है, जो पूर्णतः केंद्र पोषित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है झूमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। दोस्तों इसका सही उत्तर है झूमिंग। अब देखिए दोस्तों, स्थानांतरित कृषि के बारे में मैंने पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां आदि में झूमिंग कृषि की जाती है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ कर उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। भीलों द्वारा की गई झूमिंग कृषि को दाजिया व चिमाता कहा जाता है। याद रखना, भीलों द्वारा की गई झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? दाजिया व चिमाता। जबकि सहरियाओं द्वारा की गई झूम कृषि को वालरा कहा जाता है। तो देखिए, झूमिंग कृषि के कितने नाम हो गए? झूम कृषि, झूमिंग कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन देखिए, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है चंबल नदी पर। देखिए दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में स्थित है। यह चंबल नदी पर बनाया गया है।
राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान की एक सिंचाई परियोजना है जिससे सिंचाई के लिए हाड़ौती, जो हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वगैरह की और आसपास के किसानों को पानी दिया जाता है। यह बांध राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता वाला और सबसे लंबा 1100 मीटर बांध है जिसकी ऊंचाई 54 मीटर है। इस पर 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन है धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर। इसका सही उत्तर है धौलपुर जिले में। अब देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने इसमें प्रदान कर दी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है जिसका लिंगानुपात 846 है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, याद रखना। राजस्थान का लिंगानुपात कितना? 928। तथा लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 21वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 21वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है जिसका लिंगानुपात 994 है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना चित्र है, ये सभी लाइनें इंपॉर्टेंट है। सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846, सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994। ठीक है। 12 जिले का लिंगानुपात 929, राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 के लगभग बराबर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है? तो इसका आएगा 12, क्योंकि 12 का 929 है जबकि राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो 928 है। अगला क्वेश्चन देखिए, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ऑप्शन है जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या उदयपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है उदयपुर। देखिए दोस्तों, उदयपुर जिलों को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर तथा पूर्व का वेनिस आदि उपनामों से जाना जाता है। याद रखना, 3 उपनाम हो गए, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में बसाया गया था। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम है, देखिए, जगदीश मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, पिछोला झील, सहेलियों की बाड़ी, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और आहड़ सभ्यता। ये सभी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है? राजस्थान का धार्मिक पर्यटक स्थल कौन सा नहीं है? ऑप्शन सुनिए, रामदेवरा, नाथद्वारा, जयसमंद, रणकपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जयसमंद। अब देखिए दोस्तों, रामदेवरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जहां पर बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है जो राजसमंद जिले में स्थित है। और रणकपुर धार्मिक पर्यटन स्थल पाली जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध चौमुखा जैन मंदिर है। ठीक है। लेकिन जयसमंद झील जो है ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये झील है। जयसमंद झील एक मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1687 में उदयपुर महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बना करके किया गया था। देखो दोस्तों, पर्यटन स्थल तो ये भी है लेकिन ये धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं माना जा सकता है। ठीक है ना। बाकी झील में भी घूमने के लिए लोग आते हैं लेकिन ये धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आपसे विशेष निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला भाग मैं कल लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।